हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस दरबार। और आज आपको पता है यूपीएससी 2021 प्रिलिमिनरी एग्जाम हो चुका है। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री के क्वेश्चंस को। जैसा आपने कई इंटरव्यू में देखा होगा आज, या जैसा कि न्यूज वगैरह में दिखाया जा रहा है, या आपने अगर एग्जाम दिया है तो एक फीलिंग जरूर आती है हर बार इस एग्जाम के बाद, खास करके प्री के एग्जाम के बाद, कि यूपीएससी ने बहुत टफ क्वेश्चन दिया था। तो ऐसा हर बार हमें लगता है कि पैटर्न फिर से बदल दिया गया। कभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की बॉम्बार्डिंग हो जाती है, तो कभी करंट अफेयर्स से कुछ कम हो जाते हैं क्वेश्चंस। वहीं हिस्ट्री पर बहुत डीप क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है, या फिर पॉलिटी में बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आखिर ऐसे में अगर हमें इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो हमारे पास क्या ऑप्शंस बचते हैं, कैसे हम यूपीएससी के प्री को सिक्योर कर सकते हैं। तो आज जो हमारा ये डिस्कशन होगा उसमें हम क्वेश्चंस के आंसर को तो देखेंगे ही, लेकिन साथ साथ में हम ये भी देखेंगे क्या टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं। जो पेपर हम सॉल्व करते हैं उसमें क्या ऐसे टेक्निक्स हैं जिससे कि हम उस तरीके से अगर सोचें तो हमारा आंसर निकल के आ सकता है। हालांकि आंसर 100% सही है ये उस समय किसी को पता नहीं होता, लेकिन हम ऐसे कौन से टेक्निक्स का इस्तेमाल करें जिससे कि हमारा जो गेस है उसकी एक्यूरेसी बढ़ती चली जाए और 100% पर पहुंच जाए। ध्यान दीजिएगा, हम गेस की एक्यूरेसी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, जो कि हिस्ट्री पर आया हुआ है। With reference to the history of ancient India, Bhavbhuti, Hastimala and Shemeshwar were famous. इसमें अब आपको ऑप्शंस चूज करना है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है: जैन मॉन्क्स, प्लेराइट्स, टेम्पल आर्किटेक्ट्स, फिलोसोफर। अब ये 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, लेकिन यहाँ पर नाम ये 3 दिए गए हैं। क्या आपने कभी भी इसका नाम सुना हुआ, इनमें से किसी का भी नाम सुना हुआ है? तो हस्तिमाला या शेमेश्वर तो मुझे नहीं पता कि आपने सुना होगा, लेकिन हाँ, भावभूति का नाम अक्सर सुनते हैं हम लोग, राइट। जिन्होंने भी हिस्ट्री पढ़ा है या कुछ समय उनको पढ़ते हुए हो गया है, एनसीईआरटीज पढ़ा होगा या अदर बुक्स पढ़ी हैं, तो उनमें भावभूति का नाम हमें सुनने को कई बार मिलता है। ओके, अब अगर हमें भावभूति भी सुना हुआ लग रहा है तो हम किस ऑप्शंस पर जाएंगे? जैन मॉन्क्स हो सकता है, प्लेराइट्स, टेम्पल आर्किटेक्ट, फिलोसफर्स। अब आपको यहाँ पे चुनना है कि आखिर ये भावभूति कौन हो सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेशन याद आता है कि कालिदास के समय में आपने सुना है, या आपने कुछ प्ले वगैरह के नाम में भावभूति का नाम सुना है, तो आप गेस कर पाओगे कि हाँ ये प्ले राइट्स हो सकते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था और देखते ही आपको बिल्कुल इसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन अगर हम एक क्लू लगाएं, 1 सेकेंड के लिए सोचें, थोड़ा सा एम्फेसिस करें एक नाम पर, तो हो सकता है कि हम प्ले राइट्स तक पहुंच सकते थे। और इसका जो आंसर हम लोगों ने अभी तक पूरी मेहनत के बाद निकाला है, और मैं ये शुरू में क्लियर कर देती हूँ कि हमारी तरफ से हमने बेस्ट किया है इन आंसर्स को निकालने में, और लॉजिक के साथ हम आए हैं। ओके, लेकिन अगर किसी को भी लगता है कि उनका आंसर मैच नहीं कर रहा है तो बिल्कुल डिसहार्टन ना हो, थोड़ा अच्छे से डिटेल से देखें और जगह एक बार वेरीफाई कर लें। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर उद्देश्य किसी को भी डिसहार्टन करने का बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरा एम जो बच्चे आगे एग्जाम दे रहे हैं या दे चुके हैं उनको कैसे हम टेक्निक्स को बता सकते हैं उस पर होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर बी निकल के आ रहा है, प्ले राइट्स। अब यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा तथ्य इसके बारे में दे सकूं। भावभूति के बारे में हम बात करें, जिनका नाम हमने सुना हुआ था, 8th सेंचुरी के स्कॉलर माने जाते हैं, भारत के बहुत बड़े स्कॉलर्स में से एक रहे हैं, और इनकी जो पोइट्रीज हैं वो संस्कृत में लिखी गई हैं। कालिदास के काम के समय में इनको कंसीडर किया जाता है, और इनके जो 3 वर्क्स हैं जिनको आप याद रख सकते हैं, माधवी चरिता। ठीक है, माधवी चरिता का नाम आपने अगर सुना है तो ठीक है, नहीं तो इन वर्क्स पर आप जा करके और ये गेस कर सकते हैं कि हाँ ये आंसर हमारा सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आप इजी की कैटेगरी में रख सकते हो। अगर आपने मॉडर्न इंडिया को ठीक से पढ़ा है तो इसको गेस करना इतना मुश्किल नहीं था। हाउ, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस? 8 अगस्त 1942। देखिए ये अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था। मैं ऐसा नहीं कहूंगी ये सिर्फ करंट अफेयर, ये सिर्फ मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है। इट इज लिटिल बिट रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में
काफी ज्यादा ये न्यूज में रहा है, क्विट इंडिया मूवमेंट, रेजोल्यूशन, ये सारी चीजें। ओके, तो यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आता है ए, बी, सी और डी का। मान लीजिए आपको याद नहीं आ रहा, अगर आपको एक बार में क्विट इंडिया याद आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा है आप गेस कैसे करोगे? तो आइए यहां पे हम पहले एलिमिनेशन प्रोसेस देख लेते हैं। जब भी ऐसा स्टेटमेंट हमारे सामने आता है, 4 स्टेटमेंट है, एक आपको चूज करना है, तो हम इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं क्या? क्रिप्स की बात करते हैं, यहां पे डी ऑप्शन से चलते हैं। क्रिप्स प्रपोज्ड एन इंडियन यूनियन विद फुल डोमिनियन स्टेटस वंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज ओवर। 8 अगस्त 1942 की बात चल रही थी, बट यहां पर क्रिप्स का जो डिस्क्रिप्शन है, क्या ये सही हो सकता है? तो आपको बता दें कि क्रिप्स मिशन कब लाया गया था, कब प्रपोज किया गया था? मार्च 1942। ये भी 1942 की ही घटना है, लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, बट अगर आपको मंथ क्लियर है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो कट जाएगा, बिकॉज ये मार्च की बात थी, बट यहाँ पे अगस्त का डिस्कशन चल रहा है। ओके, सेकेंड, थर्ड स्टेटमेंट जो सी है, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन करती है 7 प्रोविंसेस से। ये जो घटना है ये करीब 1939 के आसपास की है, राइट? तो ये भी हम यहां से काट देंगे। और जो बी ऑप्शन बचता है उसमें आपको बता दें कि ये 1946 के अराउंड ये वाइस राय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया गया था, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास सिर्फ एक बचता है, ए। लेकिन यहाँ पे इसका जो दूसरा तरीका है डायरेक्ट ए पर जाने का, वो थोड़ा ज्यादा इजी था अगर आपको याद रहता है तो, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट काफी न्यूज में रहा है, तो उसको लेकर के पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। बॉम्बे में अडॉप्ट किया गया था इसको 8 अगस्त 1942 में। ओके, तो आंसर इज ए, द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय AICC। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, लेकिन इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि यूपीएससी आपको हर बार बताती है कि हम आसान नहीं हैं, और इस बार आप लोगों ने देखा कि खेल जगत से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, राइट? क्रिकेट से कुछ क्वेश्चन पूछे गए, ओलंपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये काफी सरप्राइजिंग था, बिकॉज कई सालों से यूपीएससी ने स्पोर्ट्स पर क्वेश्चन पूछना बंद किया हुआ था, बट चूंकि इस बार अभी ओलंपिक हुआ है, कई और कारण होंगे इसकी वजह से क्वेश्चन फिर से यूपीएससी पूछने लग गई है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? सतर्क हो जाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। हर बार आपको सतर्क होना पड़ता है अलग अलग चीजों से, लेकिन अगर हम थोड़ा अवेयर रहे हमेशा, जैसा मैंने शुरू से कहा है कि आप न्यूज़पेपर को थॉरोली पढ़ें, आप जगे रहें, जहां पर कोई भी चीज हो रही है उसको ध्यान से उसके बारे में एनालिसिस करें। ओलंपिक में ही जो चीजें हुई, किसको इंक्लूड किया गया, किसको एक्सक्लूड किया गया, अगर हमारा ध्यान थोड़ा भी गया होता तो शायद हम आंसर निकाल सकते थे, और बहुत लोगों ने निकाला भी है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन किससे एसोसिएटेड हो सकता है? ये ट्रांसलेशन है ऑफ इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश, ठीक है? इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। किससे एसोसिएटेड हो सकता है? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी और सरोजनी नायडू। तो यहां पे अब हमें सोचना होगा, यहां पर भी हमें गेस करना पड़ेगा। प्रिजन से एसोसिएटेड है, तो एक तो एंगल ये, हम जैसे आंसर पता होता है कई बार तो आप लॉजिक ऑब्वियसली डेवलप कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हमें कुछ नहीं मालूम तो हम कैसे सोचेंगे? हालांकि ये करंट में था अभी। मोहनदास करमचंद गांधी की अगर हम बात करें तो वो जेल में काफी लिखते पढ़ते रहते थे, है ना? तो हम इस तरीके से भी एक बार को सोच सकते हैं कि क्या गांधी जी तो नहीं जो कुछ लिख विख रहे होंगे, तो उनके कुछ लिरिक्स को ट्रांसलेट किया गया होगा। हालांकि ये एक ऑप्शन हो सकता है, हमारे सोचने का तरीका हो सकता है, क्योंकि इनमें से सबसे ज्यादा अगर कोई एक्टिव रहे और जिनको आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है, जाना है, सुना है, तो वो गांधी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये पहली अमेरिकन एडिशन है। गांधी जी ने जब वो यरवदा जेल में थे, ठीक है, पूना में यरवदा जेल, वहां पे जब वो जेल में थे तब उन्होंने एक पूरा अपना सॉन्ग का कलेक्शन किया था, और उसी को अभी ट्रांसलेट किया गया। अमेरिकन एडिशन की पूरी इंग्लिश में आई है, इसकी उसका ट्रांसलेशन आया है, और इस वजह से आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो काफी बड़ी बात होती है कि इंडिया से ऐसे कुछ चीजों को उठा के ट्रांसलेट किया जा रहा है, और वो भी गांधी जी के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इस वजह से यूपीएससी ने इस पर ध्यान दिया होगा, है ना?
तो अब जो क्वेश्चन बनाते हैं वो इससे यही पता चलता है कि वो काफी अवेयर रहते हैं। इंडिया के हर एक अफेयर्स पर यूपीएससी की नजर होती है, जहां जो चल रहा होता है, तो हमें भी यूपीएससी की तरह ही आज से सोचना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। With the reference to medieval India, which one of the following is the correct sequence in ascending order in terms of size? Ascending order में बताना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में बताना है और साइज के हिसाब से, यानी कि आपको इसमें बताना है कि सबसे छोटा एरिया, फिर उससे बड़ा एरिया और फिर उससे बड़ा एरिया। ओके, तो क्या क्या ऑप्शन में हमारे? परगना, सरकार और सूबा। परगना, सरकार, सूबा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। ठीक है, तो आपने सुना है सूबेदार, सूबा से सूबेदार, हम ऐसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये सारे किस तरीके का एरिया है, कौन बड़ा कौन छोटा, हमें अभी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सूबा को इंग्लिश में हम प्रोविंस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा एरिया क्या होगा? प्रोविंस होगा। प्रोविंस में किस तरीके के ऑफिसर्स होते थे, सूबे में क्या क्या होता था? तो सिपाह सलार, दीवान और बख्शी। ठीक है, बाद में चल करके इनका ही नाम बदलता जाता है। अकबर के समय में इसको निजाम ऑफ सूबेदार कहने लग गए थे, हेड एग्जीक्यूटिव को। ठीक है, सरकार क्या था? सरकार वॉज डिस्ट्रिक्ट। तो आज अगर आपको कोई बोले प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट लिखा होता तो हम बड़ी आसानी से समझ जाते कि प्रोविंस सबसे बड़ा होगा, फिर छोटा उससे डिस्ट्रिक्ट होगा, उससे छोटा परगना और फिर विलेज। लेकिन आप में से भी कई लोग हैं जो जिनके आसपास में अभी भी ये परगना जैसे शब्द का इस्तेमाल होता है, तो हम यहां से भी कम से कम गेस कर सकते थे कि परगना मतलब कोई छोटा सा एरिया, राइट? तो डिस्ट्रिक्ट और फिर परगना हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चूंकि यहाँ पे क्या बताया गया है, असेंडिंग ऑर्डर में हमें बताना है, बढ़ते हुए क्रम में बताना है, तो सबसे छोटा परगना, फिर सरकार और फिर सूबा, प्रोविंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एज सेक्रेटरी विद हिंदू फीमेल स्कूल विच लेटर केम टू बी नोन एज बेथून फीमेल स्कूल? बेथून फीमेल स्कूल की बात हो रही है। नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, मॉडर्न इंडिया में अक्सर ये नेम हमारे सामने आता रहता है। और स्कूल की बात हो रही है, फीमेल एजुकेशन की बात हो रही है। देखिए, 2-3 आपको क्लू दिए हुए होते हैं, जो क्वेश्चन होता है ना वहां पे आपको कुछ चीजें वो बता देते हैं। फीमेल के एजुकेशन की बात चल रही है ना, बेथून स्कूल का नाम आ रहा है, तो कौन इससे एसोसिएटेड हो सकते हैं? एनी बेसेंट, क्या कभी आपने एनी बेसेंट को पढ़ते समय ऐसा कुछ पढ़ा था? देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सरोजनी नायडू। तो अगर यहाँ पे आप ऑड वन आउट देखेंगे तो भी आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ही नाम समझ में आता है। और दूसरा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो फीमेल एजुकेशन के लिए बहुत काम कर रहे थे। तो यहां से हम गेस कर सकते हैं, अगर हमें कुछ भी नहीं पता तब भी हम यहां से जा सकते हैं कि फीमेल की बात हो रही है, फीमेल स्कूल की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो सकता है इसका सही आंसर होंगे। गेस करने का एक ये तरीका हो सकता है। द रियल आंसर इज सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही है। और इस स्कूल को सेटअप किया गया था, उसके सेक्रेटरी थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बहुत सारे लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया था। 1849 में इस स्कूल की शुरुआत हुई थी, बाद में चल करके इसका नाम चेंज किया गया था और इससे जो वुमेन एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने की कोशिश की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, इसमें बताऊंगी मैं कि कैसे इसको हम गेस कर सकते थे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लोन आर रिमेंबर्ड एज, ठीक है, आपके पास 4 स्टेटमेंट गिवन है, लीडर्स ऑफ स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट आता है मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946। थर्ड वन इज ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और चौथा है ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। तो देखिए यहाँ पे जो कंफ्यूजन आता है वो ए और डी में आता है, बी और सी में आपको इसलिए कंफ्यूजन नहीं आएगा बिकॉज मेंबर्स 1946 में या फिर जब ड्राफ्टिंग कमेटी का ही जिक्र हुआ था तब हमें इनमें से किसी का भी नाम आपको ऐसा सुना हुआ बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी में हमने इनका नाम पढ़ा होगा या इंटरिम गवर्नमेंट के लिए हमने इनका नाम पढ़ा होगा। हाँ, इनका नाम कहां पर हो सकता है? ए, स्वदेशी लीडर्स के तौर पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं, और डी, इंडियन आर्मी
इंडियन नेशनल आर्मी में क्या ये ऑफिसर्स थे? तो देखिए अब यहाँ पे हम ए और डी में कैसे चुनेंगे। नाम क्या है? गुरबख्श सिंह ढिल्लन या फिर प्रेम कुमार सहगल, शहनवाज खान। स्वदेशी का जब मूवमेंट हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट आपको याद होगा कि ज्यादातर बंगाल में एसोसिएटेड था, ठीक है। और बंगाल वाला जो एरिया है, बंगाल में जो लोग, जो लीडर्स थे, उनका नाम डिफरेंट होगा थोड़ा सा, राइट। तो गुरबख्श सिंह ढिल्लन पर अगर हम फोकस करेंगे तो हमें इस नाम से थोड़ा जो रिकॉल हो रहा है वो इंडियन नेशनल आर्मी रिकॉल हो रहा है। हम गेस कर सकते हैं कि पंजाब के लोगों की अगर बात हो रही है तो वो डी ऑप्शन पर हम जा सकते हैं, बिकॉज स्वदेशी में गुरबख्श सिंह होंगे, या जो स्वदेशी मूवमेंट वो पंजाब के लोगों की बात करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से भी अगर हम सोचेंगे तो हमारा आंसर डी निकल करके आएगा, एंड द आंसर इज डी, ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। ओके, प्रेम कुमार सहगल के बारे में जिक्र कर दिया गया है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, इसमें जरूरी नहीं कि आपको तीनों का नाम पता हो और तीनों को पता ही हो कि ये किसमें है। अगर हमने किसी एक का भी नाम पता कर लिया, सुना, वैसे गुरबख्श सिंह का नाम सुना हुआ लग रहा है INA को लेकर के, तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल इंडियन हिस्ट्री को लेकर के क्या है। देखिए 3 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने में मेहनत लगी, आप लोगों की भी लगी होगी। निजामत ऑफ आर्कोट इमर्ज्ड आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट, मैसूर किंगडम इमर्ज्ड आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर, और रोहिलखंड किंगडम वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय अहमद शाह दुर्रानी। तो इसका आंसर क्या होगा? अब यहाँ पे जो तीसरा स्टेटमेंट है, ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट सही है या गलत है, अगर हमने ये पता लगा लिया तब भी हमारे लिए चीजें आसान हो जाएगी। तो रोहिलखंड किंगडम जो था वो ऑक्यूपाई बनाया गया था, लेकिन वो अहमद शाह दुर्रानी के समय में नहीं बनाया गया था, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट हमें याद है या पता है, किसी और का नाम आपको थोड़ा सा रिकॉल हो रहा हो कि अहमद शाह दुर्रानी तो इसमें नहीं थे, तो हमारा तीसरा वाला कट जाएगा, सी और डी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब दूसरा वाला स्टेटमेंट बहुत हद तक आपको पता होगा, याद होगा कि मैसूर किंगडम विजयनगर एम्पायर से ही इमर्ज होकर के आता है। दूसरा बिल्कुल सही है। पॉइंट ये है कि पहला स्टेटमेंट सही है कि गलत है, यानी 2 ओनली होगा या 1 और 2 होगा, इसमें सारी लड़ाई चल रही होगी एग्जाम में। तो निजामत ऑफ आर्कोट जो है ये हैदराबाद स्टेट से ही इमर्ज होके बनता है। कर्नाटिक वॉर के समय में आपने इसका नाम सुना होगा, उसका अलग होते हैं, और ये हैदराबाद स्टेट और निजाम ऑफ आर्कोट बन जाता है। तो 1 और 2 इज द राइट आंसर, यानी ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पे आप इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। किंगडम ऑफ मैसूर के बारे में हम जानते हैं कि ये विजयनगर से निकल के आया है, और वसाल स्टेट, ये सब नाम जो है ये हमें ऐसे भी पढ़ते वक्त दिमाग में रखना है, बिकॉज कब कहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे यू नेवर नो। थर्ड स्टेटमेंट जो हमने इनकरेक्ट बताया था, उसमें सही आंसर क्या होगा? अली मोहम्मद खान ने स्टैब्लिश किया था रोहिलखंड को, ठीक है। वहां पर क्या दिया हुआ है? दुर्रानी का नाम दिया हुआ है, अहमद शाह दुर्रानी, जो कि गलत होगा, ठीक है। तो 1 और 2 इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अजंता केव के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, और जिसने भी अजंता केव के बारे में बहुत पढ़ा है उसने एक लाइन जरूर पढ़ी है कि ये कौन से गॉर्ज के बीच में आता है। ये वागोरा रिवर का नाम अक्सर आप अजंता केव के साथ तो पढ़ते ही हैं, लेकिन चलिए मान लीजिए आपको नहीं पता था, तो कैसे हम इसको गेस कर सकते थे, ठीक है। अब हम आते हैं सी स्टेटमेंट पर। सी क्या है? पांडुलेना केव श्राइन्स लाइज इन गॉर्ज ऑफ नर्मदा रिवर। अब पांडुलेना कहाँ पर है? पांडुलेना या पांडुलेनी ये है नासिक में, इसको नासिक केव भी कहते हैं, ठीक है। तो नासिक केव में अगर ये है, यानी ये कहाँ? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में नासिक में नर्मदा रिवर वहां पे फ्लो नहीं करती है, ठीक है। तो नर्मदा रिवर अगर वहां फ्लो नहीं करती तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा हो जाता है गलत, ओके। नासिक में गोदावरी है। अब सी डी ऑप्शन क्या है? डी स्टेटमेंट है अमरावती स्तूप के बारे में। अमरावती स्तूप कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश में होने की वजह से अब ये जो है ये गोदावरी नहीं बल्कि ये कृष्णा हो सकता है, ठीक है। ऐसे हम सोच सकते हैं। अगर आपको एकदम कंफर्म है, ये वाला आपको पता है, तो आप बिना सोचे समझे इस पर क्लिक करो, गोला फिल करो, आगे बढ़ो, ये 100% में आ जाएगा। अगर किसी को 100% में नहीं आ रहा है ये, तो आप कैसे गेस करोगे? तो आप यहां से इसको एलिमिनेट करते हुए जाएंगे, और फिर आपके पास ऑप्शन रहेगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आइडिया है तो ए और बी में आपको 50-50% पर आकर के रुकना पड़ेगा।
लेकिन चूंकि जो अजंता केव वाला स्टेटमेंट है ये इतना ज्यादा फेमस है, आप कभी भी अजंता केव के बारे में पढ़िए तो वहां पर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है। वाघोरा होता है या वागूर होता है, ठीक है, तो वाघुर या वघोरा याद रखना है। ये सही स्टेटमेंट था, इसका आंसर ए होगा। अगला सवाल है, ये भी गेस कर सकते हैं हम लोग, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था ये, ठीक है। 21 February is declared to be इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ। ये करंट का क्वेश्चन था एंड हिस्ट्री का क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब यहां पे हम क्या, हमें लगेगा यार सही है, यूनिसेफ है, मदर यूनिसेफ, बट हमें यहां पर फोकस किस पे करना था, लैंग्वेज डे पर फोकस करना था ना, मदर लैंग्वेज डे, मातृभाषा। मातृभाषा के लिए यूनिसेफ क्यों काम करेगा? यूपीएससी ना बहुत इजीली आपको गेस करने का मौका देती है, वो मतलब इतना रैंडम लिख देगी कि आपको दिखते ही समझ में आएगा, आपको नहीं भी पता है तब भी समझ में आएगा कि यूनिसेफ क्यों काम करेगा। यूनिसेफ का काम डिफरेंट होता है, राइट। ज्यादातर आप देखते हैं वैक्सीनेशन को लेकर के, बीमारियों को लेकर के, बच्चों को लेकर के यूनिसेफ का काम होता है। जबकि जब हम लैंग्वेज, एजुकेशन इनकी बात करते हैं तो यूनेस्को का नाम आता है। ओके, तो ये यूनेस्को ने किया, लेकिन अगर आपको यूनेस्को नहीं भी मालूम है तो इतना तो मालूम होना चाहिए कि यूनिसेफ लैंग्वेज के लिए काम नहीं करेगी। दैट मीन्स दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब बचता है दूसरा स्टेटमेंट कि दूसरा सही होगा या गलत। अब डिमांड दैट बांग्ला हैज टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज वाज रेज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। बहुत सारे लोगों के मन में दिमाग में आया होगा कि यार पाकिस्तान में बांग्ला की डिमांड क्यों करेंगे, व्हाई? तो आपको याद होना चाहिए यहां पर बात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हो रही है। बहुत सारे लोग प्रेशर में जल्दी जल्दी में इसको कॉन्स्टिट्यूशन समझ रहे होंगे, इसको प्रेजेंट से जोड़ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो रही है, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान की बात हो रही है, जो आज बांग्लादेश है। उस समय में बांग्लादेश यानी तब जो ईस्ट पाकिस्तान था, वहां पर चूंकि उर्दू को नेशनल लैंग्वेज कर दिया गया था, इस वजह से वहां के जो स्टूडेंट्स थे, लोकल लीडर्स थे, वो विद्रोह पर उतर आए थे और उन्होंने बांग्ला को वहां का नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए जोरों से डिमांड किया था। उसके लिए काफी सारे मूवमेंट्स भी हुए थे, ठीक है। तो इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है दैट इज राइट एंड द आंसर इज बी, टू ओनली, ठीक है, याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 64 योगिनी टेम्पल पर मोरेना में सिचुएटेड है। ये इंफॉर्मेशन यूपीएससी आपको दे रही है। अब इस पर 4 स्टेटमेंट दे दिया। यूपीएससी की खास बात क्या है, वो इतने लेंदी क्वेश्चंस देती है कि अगर आपको आता भी है तो आप इतना थक जाते हैं, आपका दिमाग इतना थक जाता है कि वो पढ़ना नहीं चाहता है। और वो भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस, हिस्ट्री को सोच करके ही हमें लगता है कि यार हिस्ट्री है तो पता नहीं मुझे आता है या नहीं आता है। बहुत सारे लोग इसके नाम से डरते हैं कई बार, और जब बड़े बड़े क्वेश्चंस की बम्बार्डिंग होती है तो हमारा दिमाग थकने लगता है। लेकिन इसी का टेस्ट होता है यूपीएससी में, आपके पेशेंस का, आपके सेल्फ बिलीफ का, कि आपको कितना बिलीफ है अपने ऊपर। देखिए पहला स्टेटमेंट है, इट इज सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कच्छ पाघाटा डायनेस्टी, ठीक है। अब ये मान लीजिए आपको पता है या नहीं पता है। ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया, ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। अब यहाँ पे भी ओनली लगा हुआ है, ओनली, कई बार ओनली लगा होता है तो गलत होता है, जैसा लोगों को मालूम है। ये ओनली, ऑल ऐसे जगह पे हमें रुकना चाहिए। तीसरे स्टेटमेंट पर चलते हैं, इट वॉज मीन टू प्रमोट द वैष्णवाइट कल्ट इन द रीजन। वैष्णवाइट कल्ट, अब वैष्णवाइट कल्ट मतलब विष्णु की बात हो रही है, बट नाम क्या है, 64 योगिनी टेम्पल। अब इसमें इसका जो दूसरा नाम है वो महादेव टेम्पल करके भी है। तो योगिनी टेम्पल से इतना तो समझ में आता है कि ये वैष्णवाइट कल्ट नहीं, ये शक्ति से जुड़ी हुई कोई मंदिर है। तो हो सकता है कि ये शक्ति का होगा, तांत्रिक कल्ट होगा, कुछ ऐसा होगा, या फिर शैवाइट कल्ट होगा, वैष्णवाइट तो नहीं होगा। तो हम तीसरा स्टेटमेंट जो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं अपने ऑप्शन में, जिसमें 3 है उसको निकाल दीजिए। ये निकल गया और ये निकल गया। अब मेरे पास स्टेटमेंट बचा चौथा स्टेटमेंट, इट डिजाइन हैज गिवन राइज टू पॉपुलर बिलीव दैट इट वॉज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। अगर आपको 64 योगिनी टेम्पल का इमेज मालूम है ना,
तो आप बिना सोचे समझे स्टेटमेंट को सही मान लेंगे। ओके, तो इसीलिए कहा जाता है जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें तो उसके साथ साथ उन फीचर्स का इमेज जरूर देखिए जिसकी आप बात कर रहे हैं। 64 योगिनी टेम्पल आपके पूरे पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर में ही बना हुआ है, और ये करंट अफेयर्स में आया था अभी हाल ही में कि ये जो है इंडिया, ऐसा बिलीफ, ऐसा माना जाता है, क्योंकि आप उसको देखेंगे तो वो पार्लियामेंट की तरह ही दिखता है, इंस्पिरेशन यहीं से लिया गया ऐसा माना जाता है। तो मेरा चौथा स्टेटमेंट विल बी द राइट वन, और फोर्थ जिसमें होगा वो स्टेटमेंट मेरा वो ऑप्शन सही होगा। तो फोर्थ ए और सी में किसमें है? सी में, तो मेरा आंसर क्या होगा? सी होगा। ओके, और वैसे भी अगर आपको 2 और 4 में चूज करना हो तो आप 2 में ओनली लिखा हुआ है, इसलिए आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो द आंसर इज सी, 1 एंड 4। ओके, अब यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में पड़ता है 64 योगिनी मंदिर, और इसके बारे में करंट अफेयर्स का ये न्यूज है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ये अगर आपने इंडस वैली या हरप्पन साइट के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो इसमें आपको देरी नहीं लगानी चाहिए थी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कि एक वर्ड दिया गया, बहुत ही अच्छा सा वर्ड, वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट। ये वर्ड जो है ना, यही आपका पूरा आंसर निकाल के ले आता है। हड़प्पा का कौन सा ऐसा साइट था जहां पे वाटर हार्वेस्टिंग और उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था? डैम्स और रिजर्वॉयर के लिए वो साइट जाना जाता था, नथिंग बट धौलावीरा। ओके, देखिए कालीबंगन, उसके फीचर्स अलग हैं। राखीगढ़ी अभी जानते हैं आप लार्जेस्ट साइट के नाम पर जाना जाता है। रोपर में भी कुछ हद तक ड्रेनेज सिस्टम का काम होता है, वाटर के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर हम रिजर्वॉयर डैम्स की बात करेंगे तो उसका सही आंसर धौलावीरा ही होगा, क्योंकि धौलावीरा अभी न्यूज में भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री, लेकिन ध्यान दीजिएगा फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी, इसमें जो साइट जो फैक्ट्री लगाई गई है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए 1, 2, 3 का ऑप्शन तो कहीं है नहीं, तो इसके बारे में सोचना नहीं, यानी कि ऑप्शन जो है वो 1, 2, 3 या 2, 3 ऐसा कुछ सही होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट क्वार्टर कर दिया गया तो 1600 से लेकर के 1620-25 के बीच में आपको देखना है कि क्या कंपनी कहीं पर लगाई गई थी। ठीक है, ये जो श्रीकाकुलम है, ये श्रीकाकुलम है एक्चुअली। ठीक है, तिरुचिरापल्ली श्रीकाकुलम, तो ये कहाँ हो सकता है? देखिए सिर्फ बरौच ऐसी जगह है, बरौच, जिसमें कि वहां पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको 1616 के आसपास फैक्ट्री लगाने की परमिशन मिल गई थी। ठीक है, तो इसमें चूंकि नन ऑफ देम तो है नहीं कि एक भी नहीं होगा, एक तो होना ही पड़ेगा, और चूंकि इसको यहाँ पे ऑर्डर मिला था फैक्ट्री लगाने का ईस्ट इंडिया कंपनी को 1616 में, तो उसके हिसाब से हम ऑप्शन ए पर जा सकते हैं कि ओनली 1 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर आप एक बार वेरीफाई जरूर करेंगे। मेरे हिसाब से जो मेरा 100% करेक्ट आंसर है वो ओनली 1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, जिनको नहीं मालूम है वो उसको गेस करने में दिक्कत आएगी। पूछ रहे हैं कि जब गुप्ता का डिक्लाइन होता है और हर्षवर्धन का राइज के बीच में जो लोग थे, जो किंगडम्स थे, जो पावर्स सदर इंडिया में होल्ड कर रहे थे, वो कौन थे? तो अगर हमें 1-2 पता है तो हम गेस कर सकते हैं। जैसे अगर आपने सुना है कि मैत्रकास का नाम सुना हो, या आपने मौखारीज का नाम सुना हो कि भाई 4 और 6 तो होना ही चाहिए, या फिर देखिए कुछ नहीं तो पुष्यभूति, इनके ही आगे हर्षवर्धन को माना जाता है कि इनके आगे, यानी कि तीसरा तो होना ही चाहिए हमारे आंसर में। तो मेरा ए और डी कैंसिल हो जाता है, बी और सी में हमें चूज करना पड़ेगा। तो पुष्यभूतिज पता हो, मैत्रकास अगर पता हो तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा बी। लेकिन हाँ, ये फैक्चुअल है, अगर नहीं मालूम है तो हम आंसर नहीं कर पाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन को फिर हमें छोड़ देना पड़ता है। आप ऐसे ही गेस करके लगाएंगे तो आपका वहां पे नंबर कटने के चांस होते हैं। अगर आपको इनमें 1-2 भी पता है तो फिर जरूर उसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर छोड़िए मत, फिर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं पता, आप ब्लैंक है, तो फिर आप उसको छोड़ सकते हैं। आंसर इज बी, 1, 3, 4, 6। डिटेल्स आगे गिवन है, इसको देख सकते हैं आप। अगला सवाल है, मडनापल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश से एसोसिएटेड कौन सा स्टेटमेंट है? ये जो जगह है मदनापल्ले आंध्र प्रदेश का, इनमें से कौन सी जगह है ये जो जगह है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही बैठता है? यानी कि
क्या यहाँ पर ट्राइकलर जो इंडियन नेशनल फ्लैग का है उसको डिजाइन किया गया था पिंगाली वेंकैया के द्वारा? क्या पट्टाभी सीतारमैया ने यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया था? या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम को यहाँ पे ट्रांसलेट किया था बंगाली टू इंग्लिश? या फिर मैडम ब्लास्की ने यहाँ पे जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसको, उसके हेडक्वार्टर को सेटअप किया था? क्या हो सकता है इसमें से, क्या सही हो सकता है? तो ये आपको अगर पता है तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं कि इनमें से ये जो जगह है वो एसोसिएटेड है रविंद्रनाथ टैगोर से, वहां पर नेशनल एंथम को ट्रांसलेट किया गया था। ओके, द राइट आंसर इज सी, बंगाली से इंग्लिश में यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया था। अगला सवाल, ये भी आपके कुछ हद तक हिस्ट्री के जो आपका इंडस वैली सब मिक्स, आप अगर उन पूरे चीजों को पढ़ चुके हैं, एंशिएंट इंडिया को ठीक से पढ़ चुके हैं, तो आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं। या इवन मैं आपको ये बताती हूँ कैसे आप आज के प्रोस्पेक्ट से जाकर के इनको गेस कर सकते हैं। बुर्जोहम, बुर्जोहम का नाम आपने सुना होगा, हम ओल्ड साइट्स में पढ़ते हैं बुर्जोहम का कि वहां से हमें क्या क्या चीजें मिली, क्या क्या रिमेन्स मिले। तो रॉक कट श्राइन तो आपने शायद ही कभी बुर्जोहम में देखा या पढ़ा होगा। दूसरा है चंद्रकेतुगढ़, चंद्रकेतुगढ़ में टेराकोटा के कुछ मूर्तियां, इमेजेस आपको दिखाई देंगी। गणेश्वर, गणेश्वर जो जगह है ये राजस्थान के यहाँ पे है, खेतरी में है, और वो कॉपर के लिए आज भी जाना जाता है। राजस्थान का वो एरिया कॉपर के लिए आज भी फेमस है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर हम करंट के हिसाब से भी देखते हैं तो भी, तो यानी कि 3 तो हमारे आंसर में होना ही चाहिए। अगर चंद्रकेतुगढ़ आपने कभी पढ़ा है, सुना है, तो आपको आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा डी का, नहीं तो आप सी और डी में 50-50% पर आ जाएंगे। ओके, द आंसर इज डी, 2 and 3 इज द राइट आंसर। अगला सवाल भी देखिए, ये आपके अब जो डेट्स होती हैं उस पर आ जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि क्या डेट रटना पड़ेगा क्या मैम, हिस्ट्री में ईयर ईस्वी याद करनी पड़ेगी क्या? तो याद नहीं करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप याद करते हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट टाइमिंग है उसको याद कर लेते हैं, तो आपसे मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, इट वॉज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ इल्तुतमिश दैट तंगेज खान रीच्ड द इंडस इन परस्यूट ऑफ फ्यूजिटिव खवारिज़म प्रिंस। दूसरा स्टेटमेंट है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में है कि यहाँ पे जो तैमूर आते हैं इंडस को पार करके मुल्तान को ऑक्यूपाई करता है, वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ। अब अगर मोहम्मद बिन तुगलक का हम लोग ईयर हमें पता हो, याद हो, तैमूर का समय पता हो, तो हम गेस कर सकते हैं कि क्या तैमूर मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अटैक किया होगा तैमूर ने। अगर आपको ईयर याद है तो आप समझ जाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। मोहम्मद बिन तुगलक का जो समय था वो तैमूर के पहले का था, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद तैमूर का अटैक होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है, तो मेरा बी और डी ऑप्शन जो है वो कट जाता है। ओके, अब तीसरा स्टेटमेंट क्या, इट वॉज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ देवराया टू ऑफ विजयनगर एम्पायर दैट वास्को डी गामा रीच द कोस्ट ऑफ केरला। क्या वास्को डी गामा केरला जब पहुंचे थे तब देवराय टू का समय था विजयनगर एम्पायर में? अगर आपको ये पता है, यहाँ पे भी हमें जो डेट है वो हमारी हेल्प करेगा। भाई वास्को डी गामा कब आते हैं? पहली बार से पहले 1497 में आते हैं, 1497 या 98 इसमें आते हैं। देवराय टू की बात करते हैं तो ये बिल्कुल शुरुआती दौर रहता है ना, 14th सेंचुरी का। तो यहाँ पे इसका मतलब है तीसरा स्टेटमेंट भी मेरा गलत हो जाता है। सी स्टेटमेंट हटा देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा ओनली 1। ठीक है, आप देख सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक वाला मैंने आपको बताया था, इनका क्या समय रहा है, 1290 से लेकर के 1391 तक रहा है। और उसके बाद तैमूर अटैक करता है, वो कब करता है? 1398 में करता है। तो कितना समय गैप है, यहाँ से हम आराम से आंसर को निकाल सकते थे। लेकिन इसका मतलब ये मैं आपको नहीं कहूँगी बैठ के आप सारे हिस्ट्री को रटते रहिए, लेकिन हाँ, कुछ जो खास करके एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री में कोशिश करिए कि कुछ ईयर को रट लिया जाए। डेट मत रटिए, 13 सितंबर को रटने के लिए आपको नहीं कहा जा रहा है। आप बस ये जो ईस्वी है, जो ईयर है, उसको अगर रट लेंगे तो ये बड़े बड़े जो क्वेश्चन आपको बहुत दुख देते हैं वो काफी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में है, बहुत ही फेमस है ये। इनका हर साल
नाम आता है क्योंकि इनके ऊपर कोई फेस्टिवल मनाया जाता है, गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है हर साल इनको। तो अब ये अगर हमें पता है, हम करंट अफेयर्स को पढ़ते रहते हैं तो कुछ तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कि ये मान लीजिए आपको पहला स्टेटमेंट इसका नहीं पता, दूसरे स्टेटमेंट पर आते हैं कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई। क्या इनकी मृत्यु गोवा में हुई है? तो बिल्कुल नहीं, इनकी मृत्यु चाइना में हुई है। अब देखिए आगे का स्टेटमेंट तो सही है कि चर्च डेडिकेटेड है इनके नाम पर गोवा में, लेकिन मृत्यु गोवा में नहीं हुई। दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, दूसरे को आप एलिमिनेट कर दीजिए तो आपका तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और आपका आंसर सी डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। गोवा में हर साल उनको सेलिब्रेट किया जाता है। ये स्टेटमेंट अगर हमें पता होगा तब भी हम यहाँ पे एक बार में तो आंसर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन अगर हमें दूसरा स्टेटमेंट का ये पता चल जाए क्योंकि मृत्यु गोवा में नहीं हुई थी, तो एक बार में इसका आंसर हमें निकल के आ सकता है, दैट इज सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मिताक्षरा और दयभागा के ऊपर। ये इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना लास्ट में है। अब डिपेंड करता है किसका क्या सेट है। ये सेट सी के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रही हूँ कि वहां तक पहुंचते पहुंचते लोग इसको सॉल्व नहीं करना चाहेंगे, इसको पढ़ना ही नहीं चाहेंगे, इतना बड़ा स्टेटमेंट है इसमें दिया हुआ। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, मिताक्षरा जो है वो एक सिविल लॉ है अपर कास्ट के लिए, दयभागा जो है वो लोअर कास्ट के लिए है। अब भाई चलिए आपको ये नहीं पता। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो मिताक्षरा सिस्टम है उसमें जो सन है वो अपने प्रॉपर्टी राइट को तब तक क्लेम कर सकते हैं जब तक उनके फादर है, उनके उन्हीं के ड्यूरेशन में वो क्लेम कर सकते हैं। यानी कि जो अभी इनहेरेंट प्रॉपर्टी चलती आती है, पिताजी दादाजी उनके पिताजी उस तरीके का वो नहीं था, ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है। और आगे दयभागा में बोल रहा है कि ये आफ्टर द डेथ ऑफ फादर क्लेम कर सकते हैं जो सन है प्रॉपर्टी के राइट्स पर। तो एक्चुअली जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसको इंटरचेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गया मेरा गलत, सेकेंड स्टेटमेंट में यहाँ पे गलत हो जाता है, तो ए और बी मेरा ऑप्शन कट जाता है। तीसरा है मिताक्षरा सिस्टम डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी हेल्ड बाय मेल मेंबर्स ओनली ऑफ फैमिली, वेयर दयभागा सिस्टम डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली। तो ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि जो दयभागा सिस्टम था वो थोड़ा लिबरल माना जाता था, ठीक है, और जबकि मिताक्षरा जो था वो थोड़ा ओल्ड कल्चर माना जाता था। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट इज टोटली राइट, लेकिन यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है बिकॉज ये कास्टिज्म के ऊपर नहीं था बल्कि ये मॉडर्न सोसाइटी और बैकवर्ड सोसाइटी के ऊपर था। तो डी इसका आंसर सही होगा। यहाँ पे आपको डिफरेंसेस बहुत डिटेल में दिए हुए हैं, जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वो जरूर पढ़ लेंगे। अगला सवाल, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और यकीन मानिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, आप तमिलनाडु की बुक पढ़ लीजिए, वहां पर इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। ये आंसर बहुत डिटेल में ढूंढा गया है तब जाके इसका आंसर मिला है। न्यूनिज जो पोर्टुगीज राइटर थे, विजयनगर एम्पायर में इन्होंने 3 साल बिताया था करीब अपना, और उस समय में इन्होंने उसके बारे में लिखा था कि विजयनगर एम्पायर में कैसा क्या कल्चर है, वुमन की स्थिति क्या है। ये सारे जो राइटर या ये जो भी लोग टूरिस्ट आते थे वो यहाँ के बारे में लिखते थे। तो इन्होंने क्या लिखा वुमन को लेकर के कि उस समय में वुमन के पास कौन कौन से पावर्स थे, विजयनगर एम्पायर की बात करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी और अकाउंटिंग और सूद सेइंग ये तीनों था, ठीक है। 2, 3, 4 आपके ऑप्शन में होना ही चाहिए बिकॉज ये तीनों सही है। रेसलिंग का अगर आपको नहीं पता है तो 2, 3, 4 आपका सिर्फ एक ऑप्शन में, दैट इज डी, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो ये हमने हिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व किया और हमने मैक्सिमम कोशिश की है कि हमारा जो आंसर हो वो एक्यूरेट हो, लॉजिक को लाने की कोशिश की है, एक्सप्लेनेशन भी दिया है आपको। आप अपना आंसर चेक कर लें और जो लोग नए हैं अगले साल एग्जाम देना चाहते हैं वो थोड़ा सा सोचने की भी कोशिश करेंगे, गेस लगाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज प्रीलिम्स जो है, अगर कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि आपका प्रीलिम्स के लिए पढ़ के प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, तो प्लीज उस गलत फहमी से बाहर आ जाइए। आपको ओवरऑल पढ़ना पड़ेगा, मेंस के लिए पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आप में से कोई भी लोग जिनको कोई डाउट है यूपीएससी को लेकर के, प्रिपरेशन को लेकर के, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो वो कॉल कर सकते हैं 8750069419 पर, ठीक है। कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर विद यू। थैंक यू सो मच। अभी और भी सीरीज आपको मिलेंगी, पॉलिटी के ऊपर, ज्योग्राफी के ऊपर, सारे क्वेश्चंस को हमने
सॉल्व किया है और वो आपके यहाँ पे आकर के सभी लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।